नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रीय सरेंडर संघ ने पंजाब में अपना काम शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय सरेंडर संघ जल्द ही एक उस सरकार को पूरी तरीके से बदल देगा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। राष्ट्रीय सरेंडर संघ ने भारत के राष्ट्रवाद का असली चेहरा ही, मीनिंग ही बदल दी। राष्ट्रीय सरेंडर संघ ने अमेरिका के आगे सरेंडर होकर के भारत को उसके नीचे लगा दिया है और उसके बूते राष्ट्रवाद चिल्लाते हैं। और इसका एक छोटा सा चेहरा राम माधव ने पेश किया। लेकिन क्या ये पहली बार हो रहा है? क्या ये सब कुछ यूं ही हो रहा है? तो आपको पूरी बात से समझ में आएगा, नहीं, ये यूं ही नहीं हो रहा है। इसकी कहानी लंबे समय से लिखी जा रही थी। आरएसएस की कहानी में जो सबसे बड़ी चीज है, जिसे आप पढ़िएगा आरएसएस के उसमें, तो पाएंगे कि आरएसएस के निर्माण के वक्त से ही जो उसके उद्देश्य तय हुए थे, उसमें तय हुआ था कि सत्ता पक्ष भी हमारा होगा और विपक्ष पर भी हम कब्जा रखेंगे। और इसके लिए हम क्या क्या करेंगे, यह समझ लीजिए। तो आज उसी पर आता हूं। और वही आरएसएस सिर्फ एक चीज से मुक्ति की बात करता है, वो ना अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति की बात करता है, ना ही पूंजीवाद से मुक्ति की बात करता है, ना ही गरीबी से मुक्ति की बात करता है, ना ही किसी संकट से मुक्ति की बात करता है। वह बात करता है कांग्रेस मुक्त भारत की। जी हां, कांग्रेस मुक्त भारत, यही सपना पिछले 101 साल से आरएसएस पाले घूम रहा है। जी हां, तो अब आप समझिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पहली बार 2022 में पूर्ण बहुमत से नहीं, भारी बहुमत से आई। भारी बहुमत से आती। अब आप उधर चले जाइए। इसके पहले 2017 में नरेंद्र मोदी के केंद्र में आने के बाद 2017 में वो वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी बनती है। मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस सत्ता में आई थी और वो सेकेंड नंबर पे विपक्षी पार्टी थी। आप इसके पीछे चले जाइए। जब हम इसके पीछे जाएं, तब हम देखते हैं कि किस तरह से 2010-11 के समय में अचानक एक गांधी पैदा किया गया। वो गांधी नहीं था, ना गांधीवादी था, ना ही गांधी के सिद्धांतों से कोई लेना देना था, लेकिन उसका चेहरा ऐसा बनाया गया कि वो तो गांधी है। वो तो एक भगोड़ा था, वायुसेना के का वह ड्राइवर जो युद्ध के मैदान में जब जाना था, जब तमाम संकट थे, वो भाग खड़ा हुआ था। वह भगोड़ा अन्ना हजारे, उसको लाया गया और उसको गांधी बना के पेश किया गया। गांधी की वेशभूषा में उसे ज्यादा नहीं बोलने दिया जाता था। स्क्रिप्टेड वो सिर्फ बोलता और उसके बाद बाकी काम दूसरे लोग करते थे। आप एक किस्सा याद करिए। एक कालिदास का किस्सा याद दिलाया जाता है कि कालिदास को कुछ ब्राह्मणों ने पकड़ा, कहा ये बार बार यहाँ की रानी हमें जलील कर रही है विद्वत्ता में, अब इसको हम जलील करेंगे। अब हम सबसे ज्यादा जाहिल व्यक्ति को उसका पति बनाएंगे। तो कालिदास को ले जाते हैं, बैठाते हैं, शास्त्रार्थ होता है। तो रानी की तरफ से शास्त्रार्थ होता है, विद्वान बैठते हैं, वो एक उंगली उठाते हैं। तो कालिदास तो सोचते हैं ये मेरी एक उंगली आंख फोड़ने की बात कर रहा है, एक उंगली दिखा रहा है। तो वो गुस्से में करते हैं कि हम दोनों फोड़ देंगे। तुरंत कालिदास की तरफ से वो जो पंडित उन्हें लेके आए थे, वो तुरंत अपनी विद्वत्ता के बूते बताते हैं
कि अरे कितनी बड़ी बात कह दी कालिदास ने। इन्होंने कहा ईश्वर एक है, कालिदास ने कहा एक नहीं, ईश्वर दो है, आत्मा और परमात्मा। कमोबेश उसी तरीके से अन्ना हजारे को बिठाया गया और सब किया गया। तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, जो पंजाबी थे, सिख थे, उनकी सरकार, जिनके कारण सिख करीब आ रहा था कांग्रेस के, तो उस सरकार को, सिख प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं किया गया और उसे बदनाम किया गया। और इस बदनाम करने में कौन था? आरएसएस थी, आरएसएस के सहयोगी दल थे, और वो सारे लोग थे जो इस तरह से करते हैं। अब मैं पंजाब से ही शुरू करूं। पंजाब में जब देश आजाद हुआ, कांग्रेस ने सरकार बनाई और सब अच्छे से चल रहा था, अकाली भी अच्छे से चल रहे थे। तो पक्ष कौन होता था? कांग्रेस। विपक्ष कौन होता था? अकाली, या सत्ता में अकाली और कांग्रेस। भाजपा कहीं नहीं थी, आरएसएस कहीं नहीं थी, जनसंघ कहीं नहीं थी। लेकिन प्रकाश सिंह बादल ने पहली बार मुख्यमंत्री बनने के लिए आरएसएस की मदद ली, जनसंघ की मदद ली, और उस जनसंघ की मदद से उन्होंने कांग्रेस को हराया, सत्ता हासिल की। अब एजेंडा यहीं से शुरू होता है। जो सबसे पुराना साथी अकाली दल, उस अकाली दल के बूते सत्ता में आते रहे, और जब नरेंद्र मोदी पूर्ण सत्ता में आ गए तो अब हवस ये हुई कि नहीं, अब अकाली भी नहीं चाहिए, अब तो हम अकेले सत्ता लेंगे। तो अब आप सोचिए, वही खेल हुआ। तो आप जानते थे कि अकाली दल को भी जड़ से नहीं खत्म कर सकते, कांग्रेस को भी नहीं खत्म कर सकते। तो ऐसी स्थिति में एक तीसरा पैदा करना पड़ेगा। वो आरएसएस ने ही पैदा किया था, वो पैदा किया था आम आदमी पार्टी। जी, आरएसएस के संगठनों ने ही पैदा किया। आरएसएस के ही उस आंदोलन, तथाकथित अन्ना आंदोलन के जरिए हुआ। वो आरएसएस का कार्यकर्ता अन्ना हजारे, उसको महिमा मंडित करके ऐसे पेश किया गया, और जो जो बातें कही गई थी, कभी लोकपाल, कभी कुछ, गांधी नेहरू परिवार के ऊपर झूठे आरोप, अनर्गल आरोप लगाए गए, जो आरोप सालों से आरएसएस लगाती थी, बीजेपी के लोग लगाते, उसके अलावा लोग नहीं लगाते। तो इस तरह से करके इन्होंने बदनाम किया, क्योंकि जो भी सच पढ़ा है, जानता है, वो जानता है कि गांधी नेहरू परिवार ने सिर्फ इस देश के लिए त्याग किया है, बलिदान किया है, इस देश से कुछ लिया नहीं है, बाकी सब ने लिया है, कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने लिया ना। तो ये सारी बातें जो जानते थे वो कभी नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने यह खेल शुरू किया। ये इस खेल की शुरुआत तो उन्होंने पंडित नेहरू के ही समय से की थी, फिर इंदिरा जी पे किया, जनता पार्टी के साथ मिलकर आरएसएस का ही वो गेम था, और उसके बाद राजीव गांधी के खिलाफ जनता दल बना करके उसके साथ मिलकर भाजपा ने यही खेल किया। और उसके बाद में आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी आए, सबको जोड़ के, जिनको जिनको जोड़ के आए, वो आप सारे दल देख लीजिए, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे अकाली दल हो, ये सब अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा की सरकार के हिस्से थे। उसमें जम्मू कश्मीर की भी पार्टियां हैं, उसमें असम की भी पार्टियां हैं, उसमें देश के तमाम हिस्सों की पार्टियां थी, और उन सब ने मिलके वह खेल किया। तो उसके बाद में आरएसएस की जड़ें मजबूत हुई, सत्ता में पकड़ हुई, और वो और ज्यादा मजबूत हुई। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी ने सच्चाई के बूते लड़ाई लड़ी, जीती, त्याग किया, बलिदान किया, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे काबिल व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया। बर्दाश्त नहीं हुआ आरएसएस को, बीजेपी को, और उनके खिलाफ साजिश रची गई, और उस साजिश को अंजाम दिया गया अन्ना हजारे के जरिए, जिसमें प्यादा था अरविंद केजरीवाल, जो खुद आरएसएस के परिवार से आता है। और फिर इस तरह से किया गया कि एक पक्ष भी हमारा हो, विपक्ष भी हमारा हो। इसने एक बफर जोन तैयार कर दिया,
एक कुशन बना दिया बीजेपी के लिए, और अंत में नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में आ गए। जबकि दिल्ली में कांग्रेस ने यह सोच के उस अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री, पहली बार मुख्यमंत्री बनवाया कि शायद ये सेकुलर सोच के साथ में है, बीजेपी से लड़ रहा है, शायद अच्छा करे। लेकिन यही कांग्रेस ने भूल की, उसकी मदद करके सबसे बड़ा पाप किया, वो पाप किया कांग्रेस ने भी। जी हां, उसकी सजा यह हुई कि उसी अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म करने का, कांग्रेस मुक्त करने का दिल्ली में काम किया। और उसमें यह तय हुआ आरएसएस के साथ कि तुम्हें केंद्र चाहिए, तुम केंद्र लो, राज्य में हमें ऐश करने दो जी, और हम लड़ते हुए दिखाई दे, लेकिन वास्तव में हम दोनों का एजेंडा पूरा हुआ भी। फिर पंजाब में बीजेपी की दाल नहीं गल रही थी, तो पंजाब ने आम आदमी पार्टी के जरिए वह दाल गलाने का काम किया। इसी तरह कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल थी, बहुत स्ट्रांग थी गुजरात में, तो वहां पर कांग्रेस को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी को ले जाया गया, और जो कांग्रेस बहुत मजबूत थी वो बहुत कमजोर हो गई। इसी तरह गोवा में किया गया, इसी तरह से उत्तराखंड में किया गया, इसी तरीके से देश के तमाम हिस्सों में इसका इस्तेमाल किया। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि यह पाप आम आदमी पार्टी के साथ मिलके हो रहा था। असल में आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है, वो भी आरएसएस का ही हिस्सा है। तो अब आरएसएस को लगता है कि अरविंद केजरीवाल का काम यहां पर जितना था वो पूरा हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा ही अब अरविंद केजरीवाल को सार्ट में ही रखना है, और जिससे कि चुनाव के वक्त में उसका इस्तेमाल किया जा सके, बाकी ठीक। तो उन्होंने जिस तरह से किया, वो पंजाब, जो पंजाब इतना मजबूत है जहां पर बीजेपी घुस नहीं सकती है, उसके टोटल 2 विधायक, एक उसकी सहयोगी बहुजन समाज पार्टी का विधायक है, और 3 उसकी पुरानी सहयोगी अकाली दल के विधायक है, यानी सब मिला के 6 विधायक। वहां पर सरकार बनाने के लिए 58 विधायकों की जरूरत। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के पास 18 विधायक। तो ऐसी स्थिति में अब जरूरत यह है कि अपने उस हथियार का इस्तेमाल किया जाए। तो जो अशोक मित्तल है, लवली यूनिवर्सिटी का मालिक, वो पुराना आरएसएस का व्यक्ति ही है। हरभजन का परिवार भी आरएसएस और अकाली दल के साथ ही जुड़ा रहा है। इसके बाद में इसी तरह गुप्ता का परिवार भी जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, और राघव चड्ढा का इतिहास भी आरएसएस से ही मूलतः जुड़ा हुआ है। अब आप समझ लीजिए, इस तरह से आ गया। और जो आम आदमी पार्टी में पाठक है, वो पाठक जो पढ़ के आया है विदेश से, और उसका डीप स्टेट से जो संपर्क है, उस संपर्क के थ्रू वो आया है। भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार डीप स्टेट चला रही है, पूरी दुनिया जान रही है। इसीलिए राहुल गांधी ये कहते हैं कि राष्ट्रीय सरेंडर संघ, इसने डीप स्टेट के साथ सरेंडर कर रखा, तो वो भी उसी का है। तो यानी कुल मिला के इस तरह से आतिशी पहले ही आपने देख लिया है, उनका पूरा चरित्र देख लिया है, अब मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। तो अब आप समझ गए, यानी 10 में से 7 ये चले गए, तो पार्टी का यहां पर खत्म। अब आइए, यदि पंजाब में जो भारतीय जनता पार्टी है, वो अपनी तोड़फोड़ जो करने में माहिर है, जो डराने में माहिर है, जो करने में माहिर है, उसके लिए उसकी पूरी तैयारी है। यहां पर नशे के कारोबार में आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक शामिल है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, क्योंकि तमाम लोगों के विदेशों से कनेक्शन है, तमाम धंधे चल रहे हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं। खनन का पूरा माफिया इस समय काम कर रहा है, और इसी तरीके से और भी बहुत। आरएसएस ने इस दौरान, जो सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था है,
उसमें भी घुसने की कोशिश कर दी है, उसमें भी घुसपैठ कर दी है और उसके तमाम सारे पूर्व प्रमुखों को शिरोमणि अकाली दल के जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है एसजीपीसी, उसके तमाम सारे पदाधिकारियों को अपने साथ मिला लिया। इसके अलावा कई डेरे हैं, उन डेरों के तमाम तरह के धंधे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। उन सारे डेरों को भी डर पैदा कर दिया है, उनके भी तमाम सारे लोग जेल में, कुछ के जो सबसे बड़ा डेरा है उसी के परिवार के लोग जेल में। तो इस तरह से करके बहुत सारे उसमें इन्होंने ये कर दिया। तो अब बस सुलगाना है, जहां वहां डेरों से डायरेक्शन होगा, इधर से होगा उधर से होगा, सब होगा। तो इनके पास में 50 से अधिक विधायक इस समय संपर्क में हैं। ये मैं अपने निजी जानकारी से भी कह रहा हूं। तो अब आप समझिए, अभी आपने देखा कि जहां थोड़ी कमजोर मिली जुली सरकारें होती थी उन्हें तोड़ करके सरकार चोरी कर लेते थे, जैसे महाराष्ट्र में किया, जैसे गोवा में किया था, जैसे जो है अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चोरी करी थी, ऐसे किया। अब पूर्ण बहुमत की सरकार कैसे चोरी की जा सकती है? इन्होंने चोरी की थी, आपको याद होगा, मध्य प्रदेश की भी सरकार, कर्नाटक की भी सरकार। तो अब यहां की पूर्ण बहुमत की सरकार चोरी करने की तैयारी है। और पूर्ण बहुमत की सरकार, क्योंकि इन्होंने पहले तो उन्हें भाजपा के खिलाफ लेके आए, अब जो है उसी करेंगे। ये कोई बहुत विषय नहीं है, बड़ा विषय नहीं। हो सकता है यही भगवंत मान ही हो जाए, वो भी आ जाए बीजेपी, इसलिए आप इसके लिए वो मत सोचिए। बहरहाल मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, इनकी राजनीति कैसे, इनकी राजनीति भी झूठ पर है, उनकी भी राजनीति झूठ पर है। आरएसएस बीजेपी की राजनीति झूठ पर होती है कि गांधी नेहरू परिवार पे झूठे आरोप लगाओ, उनको झूठे लांछन दो, उनपे ये करो, उनपे वो करो। तो उस तरह से करके जब ये करते हैं, और अब जब हो रहा है तब भी यही स्थिति है। तो इससे आप समझ लीजिए, तो वही ये कर रहे हैं। तो इन्होंने सोनिया गांधी पे आरोप लगाए, राहुल गांधी पे आरोप लगाए, प्रियंका गांधी, उनके हस्बैंड पे आरोप लगाए, उनके पूरे परिवार पे लगाए, कांग्रेस के तमाम नेताओं पे लगाए और सब पर लगाए, जबकि कांग्रेस के ही सारे तोड़कर ये ले गए अपने यहां सत्ता के। अब यहां पर खेल को देखिए, उसके बाद कांग्रेस की कुछ नीतियों को अपना करके इन्होंने अपनी तरह से उसकी ब्रांडिंग की, जैसे यही कर रहे हैं, जैसे शिक्षा का मॉडल हो, चाहे स्वास्थ्य का मॉडल हो, ये सब कांग्रेस के मॉडल, लेकिन इन्होंने अपने दिखाया, अरे हम तो शिक्षा स्वास्थ्य में ये कर रहे हैं। ये नहीं बताए कि शीला दीक्षित के समय में ये सारे काम हो गए थे या फाइनल स्टेज पे थे। बहरहाल अब इसी तरीके से शीला दीक्षित के ही समय में फ्री इलाज मिलने लगा था, तमाम पक्की डिस्पेंसरियां बन रही थी, पक्की नौकरियां दी जा रही थी, इन्होंने उसको आउटसोर्स पे कर दिया, जो कि कांग्रेस की नीति के खिलाफ था, लेकिन छोटे छोटे इन्होंने ग्रुप तैयार कर लिए। तो ये है स्थिति। तो यही इनका ये कुल मिला के पूरा ड्रामा था। और फिर विज्ञापन पे बीजेपी की ही तरह भारी भरकम खर्च किया गया, आज भी हो रहा है, भयंकर पैसा लुटाया जाता है। पंजाब का सबसे ज्यादा बजट विज्ञापन पे खर्च हो रहा है। तो अब आप सोचिए, पंजाब में कुछ नहीं हुआ, पंजाब कर्ज में और ज्यादा समाता जा रहा है, बुरे हालात, यही स्थिति। आप देखिए, यही सारे खेल और भी जगह, टीएमसी भी यही करती रही, लेकिन वो इतनी बेशर्मी से उसने नहीं किया है, इन्होंने ज्यादा बेशर्मी से किया। तो इसी तरीके से जहां जहां हुआ, फिर उसके बाद में उनको उखाड़ा और सत्ता में। तो वही खेल यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। और अब पूरी तैयारी है कि अब जैसे हमने अकाली दल को बाहर किया, अब उसी तरीके से इनको बाहर करेंगे और हम सरकार बना के खड़ी करेंगे अपनी। जी हां, क्योंकि वहां पर टिकट देने, टिकट बेचने, सब कुछ करने का जो काम किया था, जिन जिन राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो सारे अब बीजेपी के साथ हैं, वो अंदर की सारी चीजें जानते हैं, वो इस मिशन पे लगाए जा चुके हैं। सबको खुली छूट है,
अब चाहे मनी लॉन्ड्रिंग करो या कुछ भी करो, काम ये करके दे। तो यह विधानसभा चुनाव 5 राज्यों का खत्म होते ही इस मिशन को कंप्लीट करने की दिशा में बढ़ जाएगी बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरेंडर सरकार, आरएसएस। यह सच है। तो इसको जान लीजिए। मैं पंजाब में चूंकि रहता हूं तो बेहतर तरीके से इसको समझता हूं, जानता हूं। जी, जय।